अगर बच्चों यूवीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है, उनके शारीरिक विभिन्नता उनके शरीर की, या भोजन के लिए विभिन्नता, जैसे कोई जंतु शाकाहारी होता है या कोई पौधा की भक्षी होता है, या कोई जंतु मांसाहारी ही होता है जैसे शेर, बाघ वगैरह, और कोई कोई जंतु सर्वाहारी होते हैं, मीन्स वो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जीव जंतु को भी खाते हैं। तो ये भोजन के हिसाब से, दृष्टिकोण से हो गया विभिन्नता। और जनन प्रजनन, कोई अलैंगिक जनन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई लैंगिक जनन करता है। तो उनके आवास, रहन सहन का मतलब उनका घर कहाँ है, कोई पिंजड़े में रहता है, कोई घोंसले में रहता है, कोई नदी या तालाब समुद्र में रहता है, कोई वृक्ष पे रहता है। तो ये उनका आवास के दृष्टिकोण से क्या हो गया विभिन्नता। तो जीव, जैव का मतलब जीव, जीवों में जो विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है, वही कहलाता है जैव विविधता। इस शब्द को दिया था एडवर्ड विल्सन ने। और ये आपका जो जैव विविधता है, अभी तक 84 लाख, कितने, 84 लाख जातियों का अनुमान लगाया गया है। उसमें से अभी तक केवल 20%, कितना, 20% यानी 1.8 मिलियन, लगभग 18 लाख कह सकते हो, 18 लाख, 84 लाख जो अनुमान लगाया गया जातियों का, उनमें से 1.8 मिलियन यानी 18 लाख जातियों का नामकरण वगैरह हुआ है या खोज हुई है, वो 20% में आएगा। तो इतनी ही भी जीव जंतुओं को खोजा गया है, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अभी तक। अभी बाकी 80% जातियों की खोज अभी नहीं हो पाई है। तो जैव विविधता में हम ये देखते हैं कि कितने प्रकार की जैव विविधता हो सकती है, मतलब जीवों में जो विभिन्नता है, पेड़ पौधों, जंतु, कवक वगैरह में, वो किस किस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं या कितने प्रकार से देख सकते हैं। तो जीवों में जो विभिन्नता है वो 3 प्रकार की है। एक है आनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा है आपका स्पेसिफिक डाइवर्सिटी या जातीय विविधता। तीसरा है आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या पारिस्थितिकी जैव विविधता। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब आनुवांशिक जैव विविधता, जब एक ही जाति में एक जाति हो और उस जाति के जीव में जो विभिन्नता देखने को मिले। मान लीजिए कोई धान की प्रजाति है और उसके आनुवांशिक गुणों में हम फेरबदल कर रहे हैं, तो उससे नए नए अलग गुणवत्ता वाले हम धान की किस्में प्राप्त कर सकते हैं। तो वो आपका आनुवांशिक विविधता होगी, जिसको हम आप संकर फसलें कहते हैं। और या आप उनको जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल, या सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका जो है बीटी फसल, जो बीटी फसल है वो आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, आनुवांशिक विविधता का। और आपका जैसे आम का हो गया एक जाति मैंगीफेरा इंडिका, तो वो एक तो जाति है, लेकिन उसके गुण के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो कई अलग अलग वैरायटी मिलती है आपको। वो जो अलग अलग उसमें वैरायटी मिल रही हैं, अलग अलग गुणवत्ता वाले जो आम के फल आपको मिल रहे हैं, वो आनुवांशिक विविधता का एग्जाम्पल है। उनमें आनुवांशिक गुण का फेरबदल हुआ है, अर्थात डीएनए जीन के द्वारा उनको हाइब्रिड किया गया है। और अगला जो आपका है जातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसमें क्या होता है, अलग अलग जातियों का क्या होगा, इसमें दो या दो से अधिक जो जातियां हैं, उन जातियों में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। देखा जाता है कि दोनों जातियां एक जैसी हैं कि उनमें भिन्नता है। तो जाहिर सी बात है, अगर दो अलग अलग जातियां हैं तो उनमें विभिन्नता जरूर होगी। क्या होगी विभिन्नता, उनके रहन सहन। मान लीजिए कोई पक्षी की जाति है तो वो वृक्ष पर या घोंसले वगैरह में रहेगी। अगर कोई मछली की प्रजाति है या जाति है तो पानी में रहेगी, और पानी में रहेगी तो पानी के जीव जंतु या पेड़ पौधों से वो भोजन पोषण प्राप्त करेगी।
और पक्षी है तो जो स्थल पे वृक्ष या पौधे हैं वहाँ से कीट वगैरह को या फल वगैरह को खा करके पोषण प्राप्त करेगी। तो उनके रहन सहन, आवास और भोजन, जनन प्रजनन, पक्षी में जनन अलग तरीके से हो सकता है, और मछली है तो वो अलग तरीके से अलैंगिक या लैंगिक या कह सकते हैं बाह्य निषेचन या आंतरिक निषेचन कोई भी हो सकता है। तो ये आपका जाति विविधता हो गया। अंतिम आपका है पारिस्थितिकी विविधता। जैव विविधता का जो तीसरा टाइप है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, मतलब कि आवास के आधार पे अगर हम विविधता देखते हैं तो वो आपका कहलाता है पारिस्थितिकी। आपके स्थान से जहाँ पे आप रह रहे हो वही आवास में जो विविधता दिखाई देती है उसको कहते हैं पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी आपका 3 प्रकार से कहलाता है। एक अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा जैव विविधता, दूसरा बीटा डाइवर्सिटी, आपका बीटा जैव विविधता, और तीसरा है गामा विविधता या गामा डाइवर्सिटी। तो ये जो तीनों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपका एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें एक अल्फ़ा पूछ देता है 2 नंबर में, या बीटा पूछ देगा या गामा पूछ देगा। तो आपको अगर पढ़े रहेंगे ये इसका टाइप तो आपको पता रहेगा। अल्फ़ा क्या है, जैसे मैंने कहा ना, आवास के आधार पे हम पारिस्थितिकी जब पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या पारिस्थितिकी जैव विविधता। आवास के आधार पर, जैसे मान लीजिए आपका कोई गांव है या शहर है या आपका कोई समुदाय है। समुदाय का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक जातियाँ रह रही हों उसको कहते हैं समुदाय या गांव। जैसे आपके गांव में मनुष्य भी रहता है, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भी रहता है। तो ये आपका क्या है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े पक्षी भी हैं, सांप बिच्छू भी है। तो ये आपका क्या होता है, एक गांव बन जाता है, पेड़ पौधे भी वहाँ हैं। तो वही 2 या 2 से अधिक जातियाँ हैं वहाँ पे, तो उसको हम समुदाय कहते हैं। तो जिस गांव में या जिस क्षेत्र में वहाँ पे वो गांव बसा हुआ है वहाँ पे वो जो उनका आवास है उसको कहते हैं अल्फा विविधता, मतलब अल्फा डाइवर्सिटी। मतलब एग्जाम्पल अगर पूछे तो अल्फा विविधता का तो आप बताएंगे कोई गांव होगा या कोई समुदाय होगा या कोई शहर होगा, कस्बा होगा, तो वो आपका अल्फा विविधता में आता है, अल्फा डाइवर्सिटी में। बीटा, जैसे आप अगर अल्फा को और बढ़िया से थोड़ा समझना हो तो कार्बन के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कार्बन की कोई चेन है तो जो उसमें पहला कार्बन है जिसमें से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको आप अल्फा कार्बन कहते हो। सेम वैसे ही जो सबसे पहला आपका विविधता देखने को मिलेगा आपके घर गांव से, वो आपका अल्फा होगा। दूसरा बीटा है, एग्जाम्पल में लिखा गया है 2 या 2 से अधिक अलग अलग जो समुदाय हैं उनके बीच जो विभिन्नता पाई जाती है। मान लीजिए 2 अलग अलग गांव हैं तो उनके रहन सहन का तरीका अलग होगा, उनके खान पान का तरीका अलग हो सकता है कि दूसरे वाले गांव में ज़्यादा मांस खाने वाले लोग हों और पहले वाले गांव में ज़्यादा साग सब्जी शाकाहारी वाले लोग हों। वहाँ पे और जो जीव जंतु हैं वो अपने हिसाब से, कोई गाय भैंस को ज़्यादा पाला होगा, कोई बकरी भेड़ या मुर्गी वगैरह को ज़्यादा पाला होगा। तो ये उनमें जो विभिन्नता देखी गई है 2 अलग अलग समुदाय या 2 अलग अलग गाँव में, उनको कहते हैं बीटा जैव विविधता। और लास्ट में आपका कोई एक पार्टिकुलर क्षेत्र हो गया, जैसे कोई एक जिला या कोई एक प्रदेश या कोई एक ऐसा क्षेत्र पूरा काफ़ी लंबे एरिया में जहाँ पे 2 से अधिक क्या हो, गांव या समुदाय या शहर बसे हों, उसको आप कहेंगे एक क्षेत्र। ठीक है, ये प्रदेश या देश या कई देशों में अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। तो ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो अलग अलग गांव समुदाय हैं, जैसे एक प्रदेश में कई ज़िले हैं और उस ज़िलों में कई छोटे छोटे गांव कस्बे हैं, तो उनमें जो विभिन्नता, एक क्षेत्र में जो विभिन्नता जीवों में देखी गई है उसको कहते हैं गामा विविधता या गामा डाइवर्सिटी। उसके बाद अगर बात करें तो आपका आता है कि जैव विविधता को कौन नष्ट करता है या कौन क्षति पहुंचाता है, और फिर उसके बाद जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले कारण, और उसके बाद जैव विविधता को बचाने या संरक्षण करने का कारण, और जैव विविधता संरक्षण के प्रकार कितने हैं वो आगे देखते हैं के प्रकार। अब है जैव विविधता के क्षरण के कारण। जो जैव विविधता नष्ट हो जाती है, आपके ढेर सारे जीव जंतुओं की जो जातियां हैं क्यों नष्ट हो जा रही हैं, उनका जो कारण है, सबसे पहला है आपका विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियां मीन्स जैसे कोई वस्तु बाहर से मंगाई गई
जैसे कांग्रेस के समय में गाजर घास आ गई थी गेहूं के साथ, और वो गेहूं के साथ आने की वजह से आज इतना हो गया है आपके घर के आसपास या खेतों में कि उसकी वजह से हमारे गेहूं और सरसों आदि फसलें नष्ट होती चली जा रही हैं। वो बाहर से आई है, इसीलिए विदेशी जात। और जलकुंभी जो आप देखते हो तालाब वगैरह में, उससे जो जलीय जीव जंतु हैं वो प्रभावित होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो मछलियां वगैरह हैं उनका दम घुट जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाता और उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा ना हो, इसलिए हम विदेशी जातियों को जब रोक देंगे तो हमारी जो जीवों की विविधता है अलग अलग जातियों की, वो बचाई जा सकती है। अगर ऐसा लगातार होता रहा, बाहर से जातियां आती रहीं, तो क्या हो जाएगा, हमारी जो घरेलू जातियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी, उनकी विविधता खत्म हो जाएगी। और जीवों का अति दोहन, अगर किसी जीव के पीछे ही हम पड़ जाएं कि नहीं इसको हमको नष्ट करना है, तो उनका हम अति दोहन कर लें। जैसे अगर मान लीजिए मीट मांस कोई खा रहा और कोई एक ही जंतु को बार बार मार के खा रहा, उसकी जात को नष्ट कर रहा, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो इंडेंजर्ड हो जाएगा, विलुप्त की अवस्था में चला जाएगा और वो इस संसार से विलुप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके आसपास अगर हिरन है और उसको आप मार के खा रहे हो, तो लगातार मार के उसको खाने के कारण उसका क्या हो रहा, हम दोहन कर रहे हैं उसके चमड़े को और उसके मांस का, और वो नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमने उसका उपयोग बहुत ज़्यादा कर लिया। अब ऐसे ही और ढेर सारे जीव जंतु या पेड़ पौधों का हम दोहन करें। जैसे विभिन्न प्रकार के महंगे जो लकड़ियां हैं महंगी, उनका उपयोग हम उनको काट करके फर्नीचर वगैरह का अगर निर्माण कराएं, तो उससे क्या होगा, वो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। अगला है आपका शहरीकरण। अगर हम शहरीकरण बहुत ज़्यादा करेंगे तो उसके बीच में आने वाले जो जंगल हैं, वन हैं, तालाब हैं और छोटे जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, वहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो हमारा क्या होगा, विविधता प्रभावित होगा। अगला है प्रदूषण। प्रदूषण जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, उससे जातियों की जो विविधता है वो नष्ट होती चली जाएगी। क्योंकि जो बड़े जीव हैं वो तो कुछ देर तक प्रदूषण को झेल लेते हैं, लेकिन जो छोटे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो प्रदूषण के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी जातियां विलुप्त हो जाती हैं। तो ये आपके कारण हैं जीवों के जैव विविधता के क्षरण के, मतलब उनके नष्ट होने के। भारत में कुल 2.8 क्षेत्र पर, मतलब जो भारत का क्षेत्रफल है उसका मात्र 2.8 क्षेत्र पर ही जैव विविधता पाई जाती है। आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा भारत, उसमें मात्र उसके ज़मीन के 2.8% भाग पर ही जीवों की जातियां पाई जाती हैं। और विश्व में जो जातियां पाई जाती हैं, जो अनुमान लगाया गया है 84 लाख जातियों का, उसमें से आपका 20% जातियां जो खोजी गई हैं, यानी 18 लाख जातियों का जो नामकरण या खोज हुआ है, वो उसमें से 8.1% जातियां भारत में पाई जाती हैं। मतलब जो कुल जातियां खोजी गई हैं या विश्व में पाई जाती हैं, उसका 8.1%, जो काफ़ी बड़ा प्रतिशत है, वो भारत में ही पाया जाता है। क्योंकि यहाँ जो है अलग अलग ऋतुएं पाई जाती हैं। वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, उसके बाद आपका शीत ऋतु है। ऋतुओं के बदलने के कारण यहाँ पे अलग अलग जीव जंतु या उनकी जातियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इसका जो प्रतिशत है सर्वाधिक है और देशों की अपेक्षा यहाँ पे अधिक जातियाँ हैं। और अगला जो आपका टॉपिक है, जैव विविधता संरक्षण के कारण, क्यों हमको जो विविधता है उसको बचाना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए। अगर मान लीजिए जैव विविधता नष्ट हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों हमको उसको बचाना चाहिए, कारण क्या है। संकीर्ण रूप से उपयोग, हम जैव विविधता का उपयोग, संकीर्ण मतलब सूक्ष्म मात्रा में हम इसका उपयोग करते हैं जीवों की विविधता का या जीवों का। कैसे, अगर हमको चाहिए फल सब्जी या लकड़ी चाहिए या रबर या गोंद जेल वगैरह ये सब चाहिए, तो उसके लिए हमको अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं जातियों को सुरक्षित रखना होगा, उनका संरक्षण करना होगा। अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो हमको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो दवा वगैरह बनता है, मेडिसिनल प्लांट है,
अगर उनको हम नष्ट कर देंगे तो उसे हम सूक्ष्म मात्रा में केमिकल वगैरह ले करके दवा वगैरह बनाते हैं तो नहीं मिल पाएगा। अगला है व्यापक रूप से। तो व्यापक रूप से मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में। आपको पता है 20% O2 ऑक्सीजन पूरी दुनिया को कौन देता है? एक अकेला जंगल जो ब्राज़ील का अमेजन फॉरेस्ट है उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ। अब सोचिए अकेला एक जंगल अगर पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन दे सकता है तो अगर हम और जंगलों को बचाएं, पेड़ पौधों को बचाएं तो हमको ऑक्सीजन मिल सकता है और ढेर सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो व्यापक रूप से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन वगैरह जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है वो अगर जीवों को हम बचा लेते हैं तो हमको मिल जाता है। और नैतिक रूप से हम जीव विविधता या जैव विविधता को संरक्षित करने का हमारा मकसद क्या है, इसका उपयोग क्या है? अगर हम इस जैव विविधता को नष्ट कर देंगे तो हम अकेले इस धरती पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे इस धरती पे खाद्य श्रृंखला चलती है, खाद्य जाल, फूड चेन, फूड वेब चलता है। उसमें अकेला मानव अगर चाहे तो नहीं रह सकता है। इसके आसपास पेड़ पौधे रहेंगे, उसके बाद उस पेड़ पौधे से इसको भोजन मिलेगा और इसके द्वारा जो क्रियाकलाप होगा उससे विभिन्न प्रकार की और जातियों को फ़ायदा होगा। तो अगर हम जैव विविधता को या जीवों को बचाएंगे, संरक्षण करेंगे तो मानव भी इस धरती पे रह पाएगा। अगर ये सोचेंगे मानव अकेले रह सकता है तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समुदाय में रहना इसको पसंद होता है। समुदाय का मतलब होता है दो या दो से अधिक जातियों का जो समूह होता है उसको कहते हैं समुदाय। तो अब ये संरक्षण का तो कारण था। अब हम देखते हैं जैव विविधता का जो संरक्षण है वो उसका कितने प्रकार से हम उसको संरक्षित कर सकते हैं। तो दो प्रकार से जैव विविधता को हम संरक्षित कर सकते हैं। एक है प्राकृतिक जैव संरक्षण या स्वस्थानीय जैव संरक्षण, और दूसरा है आपका कृत्रिम जैव संरक्षण या उसको कहते हैं आप बाह्य स्थानीय संरक्षण। जैव संरक्षण का जो प्रकार है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का जो टाइप है वो दो टाइप का है। एक स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण इक सीटू कंजर्वेशन। जो स्वस्थानीय है ये नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। इसमें क्या होता है, जो जीव जंतु जहाँ पे हैं उनके प्राकृतिक आवास को जब सुरक्षित कंजर्व कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं स्वस्थानीय। और जो बाह्य स्थानीय है ये आर्टिफिशियल कंजर्वेशन है, मीन्स जहाँ पे जो जीव जंतु हैं वहाँ से उठा किसी अन्य स्थान पे उनको सुरक्षित किया जाए तो उसको कहा जाता है कृत्रिम संरक्षण या बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वस्थानीय जो प्राकृतिक संरक्षण है, इन सीटू कंजर्वेशन। इसमें सबसे पहला आता है आपका हॉट स्पॉट, तप्त स्थल। हॉट स्पॉट का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती हो उसको कहते हैं तप्त स्थल या हॉट स्पॉट। ये पूरे भारत में केवल 3 हैं। एक है आपका भारत और म्यांमार के बीच में इंडो बर्मा, दूसरा आपका है हिमालय और तीसरा आपका है पश्चिमी घाट और श्रीलंका। 3 ही है, पूरी दुनिया में 34 हैं और भारत में 3 है। पहला क्या है, भारत और वर्मा, इंडो वर्मा, दूसरा हिमालय, तीसरा पश्चिमी घाट और आपका श्रीलंका। इस स्थान पे जो जैव विविधता पाई जाती है वो अन्य स्थानों पे नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको कहा जाता है हॉट स्पॉट, तप्त स्थल। और दूसरा आपका जो संरक्षण है नेचुरल वाला या इन सीटू आपका स्वस्थानीय, उसमें आता है बेटा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क का मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के जो फॉरेस्ट एनिमल हैं, जंगली जो जानवर हैं उनको सुरक्षित किया जाता है, सरकार के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता है और उनके नेचुरल आवास में, मतलब कि प्राकृतिक आवास में ही दिया जाता है। उसको कहते हैं नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। भारत में ऐसे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान 90 हैं जिनमें जो जानवर हैं, जंतु हैं, एनिमल, उनको सुरक्षित किया गया है। अगला आप जो पहला नेशनल पार्क है वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है। 1935 ईस्वी में बना था। आपका अगला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब इसमें भी है किसी पार्टिकुलर जीव के लिए या जंतु के लिए जो जंगली है, वाइल्ड है, उसको अगर आप सुरक्षित कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसे भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या कितनी है, 448 है, 448 है। जैसे भरतपुर का साइबेरियन बर्ड सेंचुरी मतलब पक्षी अभ्यारण्य, तो ऐसे ही 448 है। आपका बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है जैव मंडल,
ऐसा स्थान जहाँ पे, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती हो। बायोस्फीयर मतलब ऐसा इलाका वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाया जाता हो अलग अलग जातियों को, उसको सुरक्षित करना कहलाता है जैव मंडल संरक्षण। तो वो आपका भारत में कितने जैव मंडल हैं? 14 हैं ऐसे, जहाँ पे जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगला है आपका बाह्य स्थाने वाला। तो बाह्य स्थाने का मतलब है प्राकृतिक रूप से जो घर बनाया गया है। उसमें कौन आएगा? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में आपको पता है कि जंगली जानवरों को कृत्रिम रूप से आवास बनाकर उनको सुरक्षित किया जाता है। और वनस्पति उद्यान, आपके घर के आसपास आप छोटे बड़े पेड़ पौधे लगाते हैं फूल वगैरह के या सदाबहार, तो वो आपके उद्यान होते हैं, तो वो आपने खुद से लगाया हुआ है, नेचुरल नहीं है, तो इसीलिए वो आपका वनस्पति उद्यान क्या कहलाएगा? आपका बाह्य स्थाने या इन सिटू कंजर्वेशन। अगला है जूलॉजिकल गार्डन, जंतु उद्यान। ये आपका क्या है? बाह्य स्थाने हैं आपका इन सिटू कंजर्वेशन। टिश्यू कल्चर, आप ऊतक संवर्धन करके ढेर सारा मांस को बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया? इन सिटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थान है। पात्र निषेचन मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी, अगर कृत्रिम रूप से आप निषेचन कराकर किसी जीव जंतु को पैदा कर रहे हैं तो आपका कहलाएगा क्या? बाह्य स्थानीय संरक्षण। या प्रयोगशाला है जहाँ पे आप प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, वहाँ कोई जीव जंतु को आप सुरक्षित किए हुए हैं, तो वो आपका क्या है? बाह्य स्थानीय है। और लास्ट में आप देखेंगे जीन बैंक, स्पर्म बैंक, वीर जो है सीमेन, बीज सीड बैंक, ये सब आपका ब्लड बैंक, ये सब भी क्या आता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण में आता है, या कह सकते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इसमें इन दोनों में से कोई 100% बेटा एक आएगा एग्जाम में। और जब स्वस्थानीय आया तो इसमें इसको आपको लिखना है विथ एग्जाम्पल, और जब बाह्य स्थानीय आए तो इसको एग्जाम्पल। अगली क्लास में आपको स्वस्थानीय का पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, हॉट स्पॉट और नेशनल पार्क वगैरह का, और बाह्य स्थानीय का। ठीक है।